मुझे लगता है कि ये किसी एक कैंडिडेट का सवाल नहीं है, आप में से काफी सारे लोगों के मन में इस टाइप के सवाल आते हैं। अब इस टाइप के सवाल के साथ डील कैसे करें, ये आपके लिए नहीं भाई, हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली हम उस एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसका अभी पेपर भी नहीं हुआ है, मतलब पेपर के पहले इस सवाल से डील करना है। और लाजमी भी होता है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन में इस टाइप के सवाल आते हैं कि भाई मेरी तैयारी ठीक है कि नहीं, अभी जो तैयारी है उस पे मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, लास्ट टाइम कितना पे सिलेक्शन हुआ था, इस बार कितना पे सिलेक्शन होगा, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। ये भी सवाल होता है कि भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा। फिर आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, दोस्त मित्र से बात करता है, आसपास बात करता है। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो सही सलाह देते हैं, फ्रस्ट्रेशन कम होता है। पर उनमें कुछ फेंकू भी होते हैं लंबे लंबे कि भाई मैंने तो मारा कि हर सब्जेक्ट का 10-10 बुक सॉल्व कर लिया है, सारी एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, गेट, ईएस, पीवाईक्यू, वाईसीटी, भाई बुक ही नहीं मिल रही है, मैं क्या पढूं। मतलब इस टाइप के बवाली लोग भी होते हैं, तो मन में और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। भले उनके एग्जाम में 10 नंबर ना आए और एग्जाम देने के बाद वो सीधा गायब हो जाए, पता ना चले कि कहाँ गए, पर हाँ इस टाइप के लोग भी हैं, उनसे भी डील करना होता है। अपना इमोशन ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके साथ भी डील करना है। खुद को पेशेंस में रख के तैयारी भी करना है, क्योंकि हम अपना टाइम भी खराब नहीं कर सकते इस टाइम में। तो मुझे लगा ना कि थोड़ा ब्रॉडर वे में इसकी बात कर ही लेते हैं। इससे पहले भी कई बार मैंने किया है, पर फिर भी अगर आपको इस टाइप की वीडियो से थोड़ा भी इमोशनल स्टेब्लिशमेंट या आप कह लो इमोशन आपका स्टेबल होता है तो डिस्कस करने में क्या ही जाता है। और थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से, भाई अगर इस टाइप के सवाल के साथ डील करना है तो आप क्या करोगे। एक तो एग्जाम को आप जानते हो और एग्जाम देने वालों को जानते हो, तो अपना दोनों लोगों से थोड़ा रूबरू है, तो थोड़ा आइडिया तो दे ही सकते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, घबराना है, नहीं घबराना है, या कब घबराना है, पेपर देख के कैसे डील करना है खुद के साथ। क्योंकि कई बार होता है कि भाई पेपर टफ आया और लग रहा है कि भाई हम ही से नहीं बन रहा है, बाकी सबसे बन रहा है। रिसेंटली ये प्रिंसिपल के पेपर में हुआ था, बहुत सारे लोग घबरा गए और अभी पता चल रहा है कि भाई कट ऑफ बहुत कम गया है, बहुत कम गया है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसका, जितना एक्सपेक्टेशन था कि कट ऑफ जाएगा उसका 60-70% भी जिसका मार्क्स आया है, पेपर का 60-70% नहीं, एक्सपेक्टेशन का 50-60% जिसका मार्क्स आया है उसका भी, मतलब 300 में 100 नंबर वालों को भी डॉक्यूमेंट आया है, कुछ कैटेगरी में 90 तक, 95 तक, 85 तक आया है। तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे हुआ। अब जब इस बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने इसको एक लाइन दिया, पर मैं सोचा कि आपके लिए भी डिस्कशन कर लेता हूं, हो सकता है आपके मन में भी इस टाइप के सवाल आते हैं। तो पेपर एनालिसिस करने के ना जनरली 3 तरीके होते हैं, ये तीनों आपको भी पता है कि भाई पेपर का लेवल क्या हो सकता है। पेपर का लेवल हो सकता है हार्ड, पेपर हार्ड आ जाए, या तो हम किसी पेपर कहते हैं ना भाई काफी हार्ड आ गया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, या तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाए, या फिर जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक्सपेक्टेड हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। या फिर मीडियम लेवल का पेपर हो कि भाई सबके लिए वैसा ही कि कुछ क्वेश्चन तो बन रहे थे और कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। या फिर इजी हो, भाई खुश हो गए पेपर देख के, धड़ाधड़ धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। तो ये पेपर देख के ये भी ध्यान रखना है कि सारे लोग ही खुश हो रहे होंगे, सारे हंस रहे होंगे, ऐसा नहीं कि भाई केवल आप हंस रहे हो, सारे ही खुश हो रहे होंगे क्योंकि सभी के लिए इजी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर हार्ड पेपर होता है तो आपके आउट ऑफ 250 अगर आप 160 ले आते हो मेरे हिसाब से तो सिलेक्शन। आप कहोगे कि हार्ड पेपर में भी इतने नंबर लाने पड़ेंगे, मैं कहूंगा भाई लाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने रिकॉर्ड देखे हैं, बच्चों की तैयारी का लेवल ऐसा होता है कि पेपर इवन टफ आ जाए रिलेटिवली तो भी बच्चे, काफी बच्चे, एटलीस्ट इतने बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है वो अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनका तैयारी का लेवल ऐसा है कि पेपर इजी आए तो भी वो अच्छा करेंगे, पेपर मीडियम आए तो भी वो अच्छा करेंगे, और हार्ड आए तो भी अच्छा करेंगे। और अगर मान लीजिए पेपर इजी आ जाता है तो मेरे हिसाब से आप मतलब इजी इन द सेंस कि मीडियम आ जाता है तो ये स्कोर पहुंच जाता है 175 के आसपास। और अगर पेपर इजी आ जाता है तो ये 185 के आसपास पहुंच जाता है। इतना का डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पेपर इजी होता जाएगा तो ये सीधा 200 क्रॉस कर जाएगा, 210 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बस लगता है कि यार सबने किए होंगे, पर मेरे हिसाब से पेपर इजी हुआ तो भी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, गलत भी हो सकते हैं। और होपफुली अब तक जितना डिस्कशन हमने किया उसमें बहुत ज्यादा
गलतियां नहीं हुई, वो इसी वजह से क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पर्टिकुलर जैसे ईएमबीआई है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कांटेक्ट में ही हूँ, उनकी बातें देखता हूँ, उनका टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देखता हूँ, उनका इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन देखता हूँ, तो एक आइडिया रहता है कि कहाँ तक जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हार्ड किसको कहेंगे, तो बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन हो गया ना कि भाई हार्ड किसको कहेंगे, कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर मीडियम है, कौन सा क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेपर का, और आप भी मानोगे शायद, नहीं भी मानो तो कोई बात नहीं, समझ लो आप जो मानते होगे मानना, मेरा ऐसा कहना है कि पेपर को तीन चीजें हार्ड बनाती हैं। अगर मान लीजिए उसमें एसर्शन और रीजन, एसर्शन प्लस रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ जाएं। दूसरा कि ये थोड़ा सा बच्चों को ना करने में, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कम रहती है और थोड़ा डाउट भी रहता है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पेपर को थोड़ा टफ बनाता है। अगर किसी पेपर में ये आता है तो पेपर को हम कहेंगे कि थोड़ा रिलेटिवली टफ हो रहा है। अब जितना नंबर, आप जितना इसका नंबर ज्यादा रहेगा उतना वो टफर साइड जाएगा। दूसरा होता है कि न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में। अब चूंकि कैलसी अलाउ नहीं है, न्यूमेरिकल चाहे आसान हो चाहे टफ हो, एक चीज तो श्योर होती है कि न्यूमेरिकल आया तो आपका टाइम ज्यादा जाने वाला है। जब टाइम यहां पे ज्यादा जाएगा तो दूसरे क्वेश्चन में कम टाइम जाएगा, दूसरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या जल्दीबाजी में गलती करोगे, तो ऑब्वियसली ये आपके पेपर को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। अब जितना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बढ़ता जाएगा आपका पेपर हार्ड होता जाएगा। तीसरा एक और रिसेंट ट्रेंड है जीपीएससी का, और ये वो नॉन टेक्निकल में भी डाल रहे हैं, टेक्निकल में भी डाल रहे हैं, हर जगह टेक्निकल में पहले से इस टाइप के क्वेश्चन थे, पर अब वो नॉन टेक्निकल में भी डाल रहे हैं कि जहां पे मल्टीपल आंसर्स हो। आपसे पूछा जाए कि आप तो इससे हैबिचुअल हो गए, मैंने खूब इस टाइप के सवाल कराए हुए हैं, आपको न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है, एसरेशन रीजन भी कराया हुआ है, कि ए बी सही है, ए बी सी सही है, तीन चार ऑप्शन दे दिए गए और उनमें से कहा गया कि भाई कौन सा सही है। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन भी हार्ड होते हैं, क्योंकि भाई आपको उन सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। वहां पे आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना कि भाई एक दो ऑप्शन हमको पता है, एक दो में चूज करना है, वो आपका खत्म हो जाता है। दूसरा, चार पांच स्टेटमेंट्स हैं या तीन चार स्टेटमेंट, उन सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तब आप सही आंसर दे पाओगे। तो ये सब पेपर को टफ बनाता है, ये तीन चीजें पेपर को टफ बनाती है। अगर हम अपने एमबीआई के पर्सपेक्टिव से बात करें कि कब ये टफ हो जाएगा, कितना नंबर्स में क्वेश्चंस रहेंगे तो टफ हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि अगर 10 से 15 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ, अब एक चीज और मैं बता दूं इससे पहले कि मैं ऐसा मानता हूं, मे बी इस बार कुछ अगर अलग हो जाए एकदम से तो नहीं पता, कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें है 125 मार्क्स का टेक्निकल, 75 मार्क्स का एक्ट है आपका, और 50 मार्क्स का गुजराती है। तो एक्ट और गुजराती में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, न्यूमेरिकल का तो स्कोप नहीं है, तो एक हार्डनेस जो बढ़ाता है आपके पेपर का वो खत्म हो गया। एसर्शन और रीजन का भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ना के बराबर स्कोप है। तो दो पैटर्न जो कि पेपर को टफ बनाते हैं वो गुजराती और एक्ट से बाहर हो जाते हैं। एक मल्टीपल जिसमें आंसर सही होता है वो आ सकता है, पर उसके भी चांसेस गुजराती में कम होते हैं, इसमें रिलेटिवली आता है, मतलब आ सकता है। मैंने तो खूब कराए हैं उस टाइप के, इस उम्मीद से कि पेपर हार्ड से हार्ड आए तो भी आप कर पाओ, जो हमारा कोर्स एक्ट का उसमें खूब कराए हुए हैं। बट फिर भी अगर इस टाइप के भी देते हैं क्वेश्चन तो हम थोड़ा टफ मानेंगे, बट कितना देंगे ना, क्वेश्चन है कि भाई अब 75 में 40-50 वही थोड़े देंगे, वो देंगे 10-12 देंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि अगर आपकी सीरियस तैयारी है, तो मैंने ये देखा है, प्रीवियसली भी देखा है, कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना इस 50 में, उनका 40 या प्लस, 40 या 40 प्लस मार्क्स रहता ही रहता है। गुजराती में भी इतना स्कोर कर लेते हैं। हालांकि रिसेंट क्लेम कुछ ऐसे हैं कि गुजराती का पेपर भी थोड़ा हार्ड जा रहा है, या आप कह सकते हो जो गुजराती ग्रामर दूसरे पेपर्स में आ रहे हैं वो हार्ड जा रहा है। बट स्टिल मेरा बिलीव है कि बच्चे ये कर ले जाते हैं, कि बचपन से पढ़ते आए हैं, थोड़ा आइडिया है, आराम से पढ़ लेते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है जिस भी एग्जाम में आती है ये, मतलब अच्छे स्कोर करते हैं इसमें बच्चे। यहां भी मुझसे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि 55 टू 60, इवन दो कि ये हार्डर हो, इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप करोगे इसमें। इससे ज्यादा लास्ट टाइम तो बच्चों ने 72 आउट ऑफ 75, 72 तक बच्चे पहुंच गए थे। तो इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि एकदम से हार्ड आ जाएगा, एकदम से अलग आ जाएगा और आप कर ही नहीं पाओगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आप आसानी से 100 या 100+ मार्क्स कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100 तक तो आपको इसमें अचीव करना चाहिए। डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका ये वाला पोर्शन। हाँ, ये बात यहां पे बिल्कुल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि यार चीजें याद नहीं हो रही हैं, पर वो करना पड़ेगा भाई। आप ऐसा एक्सक्यूज देके निकल नहीं सकते कि मैं तो फंडामेंटल पढ़ लेता हूं, चीजें याद नहीं रखनी। एग्जाम आपका सब कुछ चेक करता है, आपका फंडामेंटल भी चेक करता है, आपकी मेमोरी भी चेक करता है, सब आना चाहिए आपको, तो ही सिलेक्शन होता है। तो आपको इसमें स्कोर तक करना पड़ेगा। अब ये पूरा मैटर आ जाता है टेक्निकल पे, क्योंकि टेक्निकल में ये सारी चीजें इंक्लूड किया जा सकता है। असर्शन रीजन भी डाला जा सकता है, न्यूमेरिकल भी डाला जा सकता है, मल्टीपल चॉइस। तो यहां पे एक उम्मीद बनती है कि पेपर भाई टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि इस बार का पेपर टफ जाने वाला है। मैंने इसको पहले ही बताया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, थोड़ा सा पॉपुलर एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं होता है, सिंगल एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो जनरली जब इस टाइप की चीजें मैच होती हैं तो पेपर रिलेटिवली हार्ड रखा जाता है। और एमबीआई का अगर प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाए तो रिलेटिवली ये पेपर हार्ड ही रहा है, ये एमबीआई का पेपर हार्ड ही रहा है रिलेटिवली टू एमबीआई। एआरटीओ का थोड़ा सा आप कह सकते हो डिफरेंसेस होते हैं, पर एमबीआई में ये एमबीआई का पेपर एमबीआई के रिलेशन में हार्ड ही होता है। न्यूमेरिकल को भी मैं कहता हूं कि 10 से अगर 15 आता है तो ये न्यूमेरिकल ठीक ठाक आपका टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यहां पे गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि भाई न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बढ़ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ गए, टाइम टेकिंग बढ़ गया आपका, तो गलतियां भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर ही मैच नहीं कर रहा हो, तो टाइम भी गया, मार्क्स भी नहीं मिला। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से ये पेपर के नेचर को हार्ड बनाता है। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चंस अगर ये रहते हैं तो मैं कहूंगा कि भाई पेपर आपका हार्ड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल चॉइस में मैं ना एक से ज्यादा ऑप्शन को कहता हूं। जैसे एक मल्टीपल चॉइस इस टाइप का भी होता है कि ये सही है, बी सही है, ए बी सही है, नाइदर। इस वाले को मैं मल्टीपल चॉइस नहीं मानता हूं, वो सिंगल चॉइस ही है, बस वहां पे 4 ऑप्शन को उन्होंने मैनिपुलेट किया है। उसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, उसमें एक ऑप्शन के बाद आप श्योर हो तो दूसरा को जज कर सकते हो। तो उसको मैं रिलेटिवली हार्ड नहीं मानता हूं, हालांकि वन लाइनर से वो भी हार्ड है, पर मैं मानता हूं कि ठीक है वो वन लाइनर जैसा ही है, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, आप उसको टैकल कर सकते हो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पे 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे दिए और नीचे ऑप्शन बना दिए कि 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये ऑन एन एवरेज अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाता है कुछ ये 30 हो गया और ये 42 हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि आउट ऑफ 125 अगर 30 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन या 35 से 45 क्वेश्चंस अगर आपके इस रीजन के आ जाते हैं तो मैं पेपर को हार्ड मानूंगा। और उस केस में अगर आप इतना स्कोर करते हो, क्योंकि कई बार होता है ना हमको नहीं आता, घबरा के जो नहीं आता उसको भी अटेम्प्ट कर दिए, बाद में चला कि यार उसके मार्क्स तो आ नहीं रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन जिसको आप सही मान के चल रहे हो अगर वो गलत होता है तो आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 1.33 मार्क्स का लॉस होता है। एक नंबर जो सही होने के बाद मिलने वाला था वो नहीं मिलता है, और 0.33 मार्क्स जो आपके सही में से भी चला जाता है वो भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नुकसान करता है। ठीक है, तो मैं यहां पे मार्क्स आने की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट की नहीं। बहुत सारे लोग हैं 125 अटेम्प्ट करके आए उसमें से 25 ही सही है, तो उस अटेम्प्ट का क्या मतलब है? अटेम्प्ट में आपका 90% के आसपास एक्यूरेसी होना चाहिए, 10% के आसपास गलतियां चलती हैं, होती ही हैं, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो भाई 10% तो है कि गलतियां आप करोगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन करते हो तो ये मान के चलो कि कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे। हालांकि ये स्टैंडर्ड है, अगर वन लाइनर है और ये है तो ये और कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक गया, एसएसआर रीजन नहीं है, मतलब पेपर इजी है, तो ये 10% नहीं माना जाएगा, तब 4 से 5% ही गलतियां आप टॉलरेबल हैं। अगर उससे ज्यादा आप गलतियां करते हो तो फिर नीचे जाने के चांसेस हैं। अब ये परसेंटेज में देखें ना तो ये होता है आपका 25 to 35% के आसपास का, कि अगर इतने आपके इतने परसेंट हार्ड क्वेश्चन है तो उस
पेपर को जनरली हार्ड माना जाता है, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके 95 से 83 या 80 मार्क्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो मान लीजिए वन लाइनर हैं या फिर वो ए सही है बी सही वाला इस टाइप के हैं, तो इसमें से भी ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। तो अगेन, नहीं आते हैं या आते हैं, फिर भी आपको 160 तक पहुंचना है, तो आप कुछ क्वेश्चन यहां से ठीक करोगे, कुछ क्वेश्चन यहां से ठीक करोगे। तो मुझे लगता है कि हार्ड होगा तो भी 60 मार्क्स तक तो इजीली पहुंचा जा सकता है। हार्ड पेपर हुआ तो भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो 60 मार्क्स तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। 50% तो आपको करने ही पड़ेंगे टेक्निकल में, उतना उससे कम करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लोड बढ़ेगा कि यहां पे आपको और अच्छा करना है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर इस टाइप का पेपर रहता है, इसमें भी थोड़ा मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिर आप 160 का स्कोर करिए, ठीक है। आप कहोगे मीडियम लेवल किसे कहेंगे, तो मीडियम लेवल मैं कहता हूं कि यही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन में कम हो जाए, 2-4 नंबर 5 नंबर का एसेशन आ जाए, 2-3 न्यूमेरिकल आ जाए, 2-4 मल्टीपल चॉइस हो जाए, या इनमें से कोई ऑप्शन बिल्कुल गायब हो जाए। मान लीजिए एक भी एसर्शन रीजन नहीं आया, 5 से 7 न्यूमेरिकल आ गए, 4 से 5 या 5 से 7 ये आ गए, तो या फिर इसके दो ऑप्शन गायब हो गए कि भाई केवल न्यूमेरिकल आ गया, एसर्शन भी गायब है, मल्टीपल भी गायब है, तो उसे हम मीडियम लेवल पे कहेंगे। तो मीडियम में मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है मीडियम आ गया तो भाई एकदम से लोग छक्का ही मार देंगे, 10-12-15 नंबर का ही डिफरेंस क्रिएट हो पाता है मीडियम और हार्ड वाले पेपर में। तो ये ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन है, ऑब्वियसली कितना क्रिएट होगा कि अगर मीडियम लेवल की तो 175, अगर इजी हुआ तो फिर भाई आपको 185 190 इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। आपको इससे ज्यादा भी जा सकता है, थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो हमें उम्मीद है कि इतने के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारा जो मार्क्स मैं बता रहा हूं, ये सब जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को हो तो थोड़ा ऑब्वियसली इससे आपका लोअर ही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है बाई लॉ, तो इससे लोअर ही रहेगा। कितना लोअर रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बहुत ज्यादा वहां पे भी वेरिएशन नहीं होता है ना, 5 से लेके 10 नंबर का वेरिएशन होता है, 5 से 7 नंबर भी किसी किसी कैटेगरी में रहता है, किसी में 2 से 3 नंबर का भी वेरिएशन है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हार्ड हुआ तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं रहेंगे आपके कैटेगरी में जनरली वेरिएशन होता है जब इजी पेपर होता है, तो हार्ड मीडियम में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन जनरल मैंने आपको वो चीजें बताने की कोशिश किया है कि आप पेशेंस के साथ तैयारी करिए, और अगर पेपर हार्ड होता है तो ऐसे घबरा के अटेम्प्ट नहीं बढ़ा देना है, घबरा के छोड़ नहीं देना है, घबरा के ई करना नहीं भूल जाना है। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने प्रेशर को डील नहीं कर पाते हैं और इस टाइप से हमारा ब्रेकडाउन होता है कि अल्टीमेटली हमारी पूरे साल की मेहनत थोड़े से टाइम में हम अपने इमोशंस को, हम अपने दिमाग को या अग्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और थोड़े से टाइम के लिए चीजें खराब हो जाती है। मैंने कई सारे लोगों से सुना, भाई मैंने ई करना भूल गया। भाई क्यों करना भूल गए यार आप ई? मतलब आप एग्जाम को लेके कभी सीरियस थे? सच में सीरियस थे? कोई भी सीरियस बंदा इस टाइप की हरकतें करके नहीं आता है कि मैं ई करना भूल गया, मैंने क्वेश्चन तो टिक कर दिए थे पर ओएमआर शीट में फिलअप करना भूल गया। इस टाइप की बकैती नहीं चलती। मैं जनरली एडवाइस करता हूं कि कितना भी आपको पेपर आता हुआ छूट रहा हो, आप 10 मिनट पहले ये एश्योर कर लें कि जो क्वेश्चन आपने टिक किए हैं एज इट इज आपके ओएमआर शीट में टिक है। जो क्वेश्चन आपने टिक नहीं किए हैं, जिनको छोड़ना है, आपने उन मेक श्योर कि उसका ई आपको करना ही करना है। क्योंकि भाई इसके बाद 5 मिनट 7 मिनट में आप कितना तीर मार लोगे, कितने क्वेश्चंस कर लोगे? ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनसे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ये सब मेक श्योर कर लेना चाहिए 10 मिनट पहले। वो सब बकैती नहीं कि ई करना भूल गए, मार्क करना भूल गए, या एबीसी काउंट करके कर रहे थे तो एक सीक्वेंस गलत हुआ तो सारा सीक्वेंस गलत पेंट करके आ गए। इस टाइप की चीजें नहीं चलेगी, और ना ही कोई सिंसियर कैंडिडेट इस टाइप की चीजें करता है। क्योंकि इतना माइनर मिस्टेक कोई करके नहीं आता है जो एग्जाम पेपर को लेके सीरियस हो, जिसने सीरियसनेस के साथ तैयारी किया हो, ठीक है। तो होपफुली आप भी ये सब चीजें नहीं करोगे। और मैं फिर से कहता हूं, एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एग्जाम जितना क्लोज आए उतना ही आप खुद को आइसोलेट करके रखिए। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी तभी ठीक रहती है जब आप लोगों से आइसोलेट होकर रहते हैं। जितना ज्यादा आप एग्जाम्स की बातें करेंगे उतना ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, और उतना ही ज्यादा आप डिप्रेस होगे एग्जाम टाइम में
जबकि आपको उस टाइम में अपने दिमाग को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। पर दिमाग अगर डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेस रहेगा, दिमाग में मल्टीपल चीजें चलती रहेंगी, तो फिर दिमाग का यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली कम होगा और उतना ही खराब रिजल्ट की तरफ आप जाओगे। तो कोशिश करिए दोस्त मित्र से कम बात करिए, आपके कंपटीटर से कम बात करिए, किसने क्या पढ़ लिया, क्या छूटा है, ये सब कुछ डिस्कशन नहीं करना है। आप बस अपना ट्रैक बना के अपने हिसाब से कि आप किसमें अच्छा कर सकते हो, ये 3 पैटर्न है आपके एग्जाम का, आपको पता ही है। ये 3 पार्ट है, उसके किस पार्ट में आप बेटर कर सकते हो, कौन सा पार्ट आपका अच्छा है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, अपनी स्ट्रेटेजी अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो सब कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, कुछ 1 मंथ एंड 2 to 3 डेज हैं आपके पास। होपफुली कि ये पूरा टाइम आप मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूटिलाइजेशन, टेस्ट सीरीज इन सब में लगाओगे, जो आपने नोट्स बनाए होंगे या जो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे उसमें लगाओगे। और और अगर इसमें हमारी कोई जरूरत है तो अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेम कोर्स आपके एआरटीओ के लिए भी आगे जाने वाला है, तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा एक्ट का कोर्स है, ये हमारा टेस्ट सीरीज है। आप चाहो तो ये बाय कर सकते हो। ये ड्रोना बैच है जो आपका टेक्निकल का बोथ एमबीआई और आपका एएमबीआई और एआरटीओ दोनों के लिए कवर होता है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं। अब हमको केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और हाँ, एक बात और बता दूं यहाँ पे भी कि जो लोग कोर्स में हैं, इसमें एमसीक्यू इसमें तो बहुत कराया जा चुका है, उतना आप कर लो सफिशियंट है। इसमें जो रिसेंट के पेपर हुए हैं, मैं उनके जो हार्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सर्चर रीजन है और मल्टीपल टाइप के जो हैं, मतलब जिनको करना आपको लिए स्ट्रगल हो रहा होगा या जिनको समझना हो रहा होगा आपके लिए मुश्किल, उसका एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो वो वीडियो होपफुली आप लोग देखोगे। आपके कोर्स में सबसे ऊपर फोल्डर है पीवाईक्यू का, उसमें वीडियो ऐड होती रहेंगी। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं अपने तरफ से कराऊंगा। आपको अपने तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करना है। होपफुली कि जो एफर्ट है हमारा वो फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। बाकी कोई आपका डाउट, कोई सलाह, कोई सीक्वेंस चाहिए या देनी हो तो कमेंट बॉक्स में, पर्सनल मैसेज, जहां पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।